ठीक है, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम कविराज है। और जो काफ़ी लोगों का प्रश्न था कि जो पीएचडी में जो सिलेक्शन हुआ है राजस्थान विश्वविद्यालय में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए जो क्या प्रोसेस रही थी और किस प्रकार से मेरा चयन हुआ है, तो ये काफ़ी लोगों का प्रश्न था। तो ये जो छोटा सा वीडियो है, सबसे पहले क्योंकि इसके बाद फिर क्लासेस लेनी है, तो इसके ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से मेरा चयन हुआ है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी कि जो जयपुर में है राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसका जो एडमिशन प्रक्रिया थी वो 2021-22 की थी ये। क्योंकि लगभग 3-4 साल, 2-3 साल से जो फॉर्म नहीं आए थे यहाँ पे, और तो इन्होंने 2021-22 के एडमिशन को ओपन किया है ये। तो इस बार क्या था, सीट भी काफ़ी ज़्यादा थी। 67 सीट्स थी हिंदी की, ठीक है ना। और सब्जेक्ट की भी अच्छी खासी थी। और जैसा कि आप सबको पता होगा, 7 जनवरी को तो असिस्टेंट प्रोफेसर जीके का एग्जाम था। ठीक है ना, 7 जनवरी का। और इसी महीने के आसपास, क्योंकि अब देखो जुलाई चल रहा है तो मुझे डेट्स का कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन क्या प्रक्रिया है मैं बताता हूँ आपको। तो पेपर था इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पहले तो 3-3.5 हजार रुपये देके हमने फॉर्म फिल किया। उसके बाद क्या हुआ था कि एक पेपर देना था हमको, जिसमें 75+75 क्वेश्चन, 75+75, ये 2 क्वेश्चन आए थे। इसमें 75 क्वेश्चन तो थे शोध से संबंधित, कि शोध क्या होता है, या शोध से संबंधित कुछ पुस्तकें थी, और इस प्रकार का क्वेश्चन थे, है ना। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। ये पेपर मेरे पास है अभी भी, है ना। ऑफलाइन पेपर था ये, ऑफलाइन पेपर था ये। दोनों की पेपर मिले थे, और इनके लिए ओएमआर शीट में भरना था हमको। और जो 75 क्वेश्चन आए थे, ये आए थे टोटल पूरे के पूरे हिंदी के। ठीक है, जिसमें पूरे 75 क्वेश्चन हिंदी के थे। ये इनका क्राइटेरिया था। अब मैं आप मुझे पता है और आपको भी पता है कि इस बार अब पीएचडी के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। यूजीसी नेट के एग्जाम के बेसिस पे ही आपका चयन किया जाएगा। पर फिर भी एग्जाम, जैसे कि यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम दिया, तो वैसे आप मान के चलो आप नेट वाला एग्जाम दोगे, लेकिन बाद की प्रक्रिया तो फिर भी सेम ही है। तो इन दोनों में से जो 150 एग्जाम, 150, ठीक है, 150 क्वेश्चन हुए थे। लगभग 7-8 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। इन सबको मिला के जो मेरे मार्क्स आए थे, ठीक है ना, लगभग मेरे 106 के आसपास नंबर आए थे, मान के चलो आप। ठीक है, 106 नंबर आए थे मेरे टोटल। और फिर एक कट ऑफ आई, जिसके आधार पर हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी और जनरल, तो इसको लेके थोड़ा सा एक बार वो भी हुआ था। जब इसकी लिस्ट आई ना, तो लगभग काफी दिनों तक ये प्रक्रिया रुक गई थी। लेकिन छोड़ो, काम की नहीं है। तो दुगुने बच्चे बुलाए गए थे इनके, जैसे जिसकी जितने भी सीट है, जिसको जितना आरक्षण है, उससे दुगुने। जैसे मान लो 67 सीट के अनुसार यदि एमबीसी की 5% आरक्षण मिलता है, यानी कि 3 बच्चे चयन करने हैं, तो टोटल 6 बच्चे बुलाए थे। वैसे एससी एसटी के भी डबल बच्चे बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब जब इंटरव्यू के लिए गए हम, तो इंटरव्यू में वहाँ पे 5-6 महानुभाव बैठे हुए थे। कुछ लोग अगर जानते हो तो उनको पता होगा, अनिल जैन सर थे, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले पढ़ा चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इनमें जेएनयू का अनुभव है उनको। और अभी हम जब कोर्स वर्क में क्लास ले रहे हैं तो हमें पढ़ाने आते हैं वो। और बहुत अच्छा अनुभव उनके साथ रहता है, बहुत ही ज्ञानी है वो। और रिटायर्ड हो चुके हैं, फिर भी वो तो उनकी विशेष कृपा है कि वो हमको पढ़ाने आते हैं। हमारा सौभाग्य है कि उनकी क्लासेज हम ले पाते हैं। इंटरव्यू के दौरान वो भी थे। और कुछ यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर थे, जैसे कि विनोद शर्मा सर थे। ठीक है, और इधर से अपने उर्वशी मैम थी। वो उर्वशी मैम जो अभी वर्तमान समय में एचओडी भी है राजस्थान विश्वविद्यालय में। रेणु मैम थी, और ऐसे श्रुति शर्मा मैम थी। और कुछ और टीचर थे जो अभी मैं जिनको जानता नहीं हूँ, क्योंकि वो अभी क्लासेस नहीं लेते हैं। तो ऐसे लगभग 5-6 टीचर्स थे जो इंटरव्यू लेने आए थे। ठीक है, दुगुना बच्चों का इंटरव्यू होना था। अब देखो, इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बता दिया था पहले ही कि हमको सिनॉप्सिस बना के ले लाना है। ठीक है ना, यानी कि एक प्रकार का प्रारूप, शोध प्रारूप, वो आपको बना के लाना ही होगा। जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक पे शोध करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, और उसकी पूरी प्रक्रिया इन्होंने जो नोटिफिकेशन था उसमें बता दी थी। तो जो मेरा टॉपिक था, अब देखो, इस टॉपिक को लेके काफी लोग सोचते हैं कि किस पे बना के लेके जाएं। तो कुछ लोग, जो मेरे दोस्त थे, वो लेके गए थे दूधनाथ सिंह का जो कंटेंट है ना उसके ऊपर, कि भाई दूधनाथ सिंह पर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। कुछ लोग मीराबाई पे लेके गए थे, कुछ लोग मन्नू भंडारी के उपन्यासों से संबंधित, कुछ लोग मोहन राकेश के नाटकों पे लेकर गए थे। अब हालांकि पहला प्रश्न ये जरूर रहेगा आपका कि इस पर क्यों करना चाहते हो, इस पे तो पहले बहुत सारा काम हो चुका है। परंतु इसका आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी उत्तराधुनिकता, विखंडनवाद, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस आ चुकी है कि जिनके आधार पर हम उत्तर दे पाते हैं कि इस आधार पर मैं नई दृष्टिकोण के साथ इसमें मतलब पीएचडी करना चाहता हूँ, शोध करना चाहता हूँ। तो मेरा जो टॉपिक था वो था राजस्थान की हिंदी कविता,
राजस्थान की हिंदी कविता मतलब दो संदर्भ में। कैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास जब हम पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल से अभी वर्तमान तक, समकालीन कविता तक, तो हमको पता है कि राजस्थान से ही हम शुरुआत मानते हैं। जैसे रासो साहित्य पढ़ेंगे अगर हम शुरू में, तो काफ़ी सारी जो रासो साहित्य वो राजस्थान में लिखा गया है लगभग। तो राजस्थान की हिंदी कविता, ये मेरा सिनॉप्सिस यानी कि मेरे पीएचडी का विषय, इस पर मैं सिनॉप्सिस बनाकर लेकर गया था जो वहाँ पे मैंने बताया। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही था कि यार तुम राजस्थान की हिंदी कविता पर पीएचडी करोगे तो इसमें तो पूरा ये कमरा भर जाएगा, इतनी किताबें तुम इस पे कैसे करोगे, है ना। और सही क्वेश्चन भी था उनका, क्योंकि मैंने एक एरिया यानी कि एक एरिया डिसाइड नहीं किया था कि मुझे आदि काल पे करनी है, भक्ति काल पे, रीति काल पे, या आधुनिक काल पे, या पर्टिकुलर 10 साल के कवियों पर। और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको एक पर्टिकुलर समय डिसाइड करना ही पड़ता है, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड ही करना पड़ता है। अगर आप सिनेमा में भी करना चाहते हो ना पीएचडी, सिनेमा पर भी, तो भी आपको पूरे संपूर्ण सिनेमा पे नहीं कर सकते आप। आपको बताना पड़ेगा कि मणिकौल की फिल्मों पर करना चाहता हूँ मैं, या हिंदी साहित्य की वो कृतियां जिनके ऊपर फिल्में बन चुकी है उन पर करना चाहता हूँ मैं। एक पर्टिकुलर एरिया आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो पहला प्रश्न मेरे से यही था कि इतना सारा जो एरिया वाइड रहेगा कैसे करोगे। तो मैंने इसका ईमानदारी से जवाब दे दिया कि सर, मतलब मैंने सोचा नहीं था। और फिर वहाँ पे एक दो टीचर थे, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया और कहा कि कोई बात नहीं, तो जब गाइड मिलेगा इनको तो ये थोड़ा सा समझ जाएंगे और उसके बाद ये आराम से विस्तार से इसका उत्तर दे पाएंगे। तो वो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मुझसे पूछा उन्होंने कि राजस्थान के कौन कौन से हिंदी कवि हुए हैं, है ना। थोड़ा बहुत मुझसे जो बीसल देव रासो इसके बारे में भी पूछा था, कोई पंक्तियाँ दी उसका अर्थ भी पूछा था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप ही बताओ कौन कौन थे राजस्थान के। तो फिर मैंने ऋतुराज जी का नाम लिया था, क्योंकि वो मेरे सिनॉप्सिस में लिखा भी हुआ था। हरीश बादानी का नाम लिया था। ठीक है, ऐसे जो भी विख्यात हुए हैं राजस्थान के, जो भी प्रसिद्ध कवि है, उनका नाम लिया मैंने। और उन्होंने पीपीटी बनाने के लिए भी कहा था, क्योंकि प्रेजेंटेशन देनी थी। वो पीपीटी आप मुझसे मांग लेना कमेंट करके। वो इतनी बढ़िया पीपीटी मैंने बनाई थी कि जब हम पीएचडी का कोर्स वर्क चलता है ना, जब सिलेक्शन होने के बाद, तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर की कार्यशाला भी होती है, कंप्यूटर का सेमिनार भी होता है। तो वो जो सर आए थे ना, उन्होंने जब मेरी पीडीएफ वो देखी ना, पीपीटी जब सिखा रहे थे वो, तो हमसे पूछा था उनसे कि आप भी बना के लाना। तो वो पीपीटी वो खुद ले गए, बोला यार इतनी बढ़िया पीपीटी है का, तो ये तो मैं सिखाने के लिए काम में लूंगा बच्चों को। तो अगर आपको देखनी है वो पीपीटी तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं बताऊंगा कैसी पीपीटी थी वो, तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप वो सिनॉप्सिस भी मांगोगे मेरा, तो मैं सिनॉप्सिस भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझसे पूछा, मैंने बिहारी का संदर्भ छेड़ दिया था कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू दे रहे होते हो कहीं पे भी, तो आप बात को इधर उधर ले जाओ, उस टॉपिक पे ले जाओ जहां पर आप चाहते हो कि उस बात टॉपिक पर चर्चा की जाए, है ना। क्योंकि मैं पहले इस टॉपिक पे फेल हो चुका था कहीं ना कहीं कि यार इतना सारा पूरे राजस्थान पे कैसे करूंगा मैं, है ना। लेकिन ठीक है, उनको समझ में आ गया कि यार नया बच्चा है, इसको नहीं पता शोध कैसे किया जाता है, सच में हमको नहीं पता होता। फिर बिहारी का दोहा सुनाने के लिए कहा मैंने मुझसे, है ना। तो फिर जब कहा तो अब मुझे समझ में नहीं आया कौन सा दोहा सुनाऊं, क्योंकि पीएचडी का इंटरव्यू है, समझ में नहीं आता कि आसान वाला सुनाया या फिर कठिन वाला। तो मैंने थोड़ा सा बीच वाला सुनाया। तो वो सुनाया था मैंने, चिर जीवो जोरी चुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिये वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। ठीक है। तो उन्होंने सुना, उसके बाद अर्थ पूछा, मैंने अर्थ बता दिया। और काफी मतलब फनी माहौल सा रहा, मतलब हंसी मजाक भी हुई, क्योंकि को घटिये वृषभानुजा, कि कोई कम नहीं है इन दोनों में से। एक तो क्या बोलते हैं, वृषभानु जी की पुत्री राधा है और एक तरफ बलराम का भाई कृष्ण है, तो कौन कम है इन दोनों में से, दोनों इतने बड़े बड़े खानदान से हैं। और दूसरा अर्थ इसका निकलता है कि कोई कम नहीं है, एक तो बैल की बहन है गाय, और एक क्या बोलते हैं, हल का मतलब हल चलाने वाले किसान का पुत्र समझ लो, या किसान का साथी समझ लो, बैल है। और बैल और किसान की तो जोड़ी, बैल और गाय की तो जोड़ी चिरंजीवी होनी होनी है। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि भाई ये तो दोनों बहन भाई हो गए। पर ऐसा, फिर मैंने कहा कि अगर ऐसे अगर बहन भाई मानेंगे हम गाय और बैल को, तो फिर तो संसार के समस्त पुरुष और स्त्री बहन भाई होने चाहिए, है ना। इस प्रकार से बात चली और लगभग 10-12 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। और जो मेरे और साथी थे उनका भी इंटरव्यू 10-12 मिनट ही चला था, तो लगभग कुछ का कम कुछ का ज़्यादा। और जो मैंने बताया आपको कि जैसे कि 150 क्वेश्चन हमारे हो गए हिंदी के, ठीक है ना, जो हो ही गया। और जो इंटरव्यू था वो 20 नंबर का इंटरव्यू था, जिसमें से 10 नंबर इंटरव्यू के थे, और 10 नंबर का जो आप सिनॉप्सिस लेके जाओगे ना, उस आधार पर आपको देंगे वो। 10 नंबर का इंटरव्यू के आधार पर 10 आपके सिनॉप्सिस के आधार पर नंबर देते हैं वो। लेकिन ये 20 नंबर आप इंटरव्यू के मान के चलो, क्योंकि वो 20 ही 20 उनके हाथ में होते हैं पूरे, ठीक है ना। अब आप जैसे कि आप मान लो अब आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दे लिया है और आपके कुछ मार्क्स आ गए हैं
तो मार्क्स तो आ ही चुके हैं आपके, वो तो काउंट होंगे ही होंगे, परंतु जो 20 नंबर उनके हाथ में, क्योंकि इंटरव्यू तो रखेंगे ना, वो उसके बेसिस पे सीधा डायरेक्ट एडमिशन तो होगा नहीं, है ना। तो फिर वो उसके बाद आपसे पूछेंगे कि इंटरव्यू में, तो उसके आधार पर और यूजीसी नेट में जो आपके मार्क्स आए हैं उनके आधार पर फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस बार काफ़ी ज़्यादा पारदर्शिता रखी गई थी, और हमेशा पहले भी रखी जाती होंगी, पर इस बार तो सबके जो मार्क्स थे ना वो भी सबके सामने वेबसाइट पर डाल दिए गए थे। आप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर जाएंगे और यूनिराज पेट वाला जो है ना, पेट यानी कि वही क्या बोलते हैं, एंट्रेंस टेस्ट जिसे बोलते हैं ना अपन, वो इसका एक लिंक अलग से बनाया हुआ है, वहाँ डाला हुआ है ना। तो अपने एक तो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे मार्क्स, प्लस आपके 12th, ग्रेजुएशन, एमए और नेट जेआरएफ, इनके बेसिस पे भी कुछ मार्क्स रखे गए थे। जैसे आपके 12th में अगर 65 से ऊपर परसेंटेज है तो इतने 3 नंबर मिलेंगे, और अगर इससे कम है तो 2 नंबर मिलेंगे। तो कुछ नंबर इसके रखे गए थे, और 20 नंबर का इंटरव्यू, इन तीनों को मिलाकर फाइनल कट ऑफ बनी थी, जो लगभग 120 में से या फिर कुछ कम में से थी। क्योंकि ऐसा था ना कि 150 का 70% था, और जो 20 नंबर था ना उसका 30% था। अब इस गणित को तो मत समझो आप, क्योंकि गणित थोड़ा सा समझ में आपकी आएगी नहीं, हमको भी थोड़ा कम ही आई। और फिर फाइनली जाके 101 पॉइंट कुछ नंबर आए थे, और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर इन्होंने 7 जून से कोर्स वर्क जो स्टार्ट होता है, जो पीएचडी हमारी होती है वो 3 साल की होती है। और कुछ बच्चे जैसे कि जिनको जेआरएफ मिलता है और वो चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करते रहें, तो 5 साल तक भी पीएचडी को करते हैं। लेकिन आपको जो स्कॉलरशिप है जेआरएफ की 5 साल तक ही मिलती है, 6 साल नहीं मिलती है। पर पीएचडी आप 6 साल भी कर सकते हो, जैसे किसी की सिनॉप्सिस मतलब किसी का शोध जो है पूरा ही नहीं हो पाया, अभी चल रहा है, तो 6 साल भी कर सकते हो। पर पीएचडी की स्कॉलरशिप आपको 5 साल ही मिलेगी, और कम से कम 3 साल में भी आप पूरा कर सकते हो। शुरू के 6 महीने कोर्स वर्क होता है। तो कोर्स वर्क में क्या होता है ना, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट का नाम होता है अपने शोध प्रविधि। शोध प्रविधि एक प्रकार से शोध को करने की जो प्रक्रिया है ना, उससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस पुस्तक में लिखी हुई होती है, वो पढ़ना पड़ता है। दूसरी हमारी होती है साहित्य और सिद्धांत की, ठीक है ना, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को फिर से पढ़ना पड़ता है। मध्यकाल नाम से एक फिर से एक सब्जेक्ट होता है। और चौथा होता है हमारा परियोजना कार्य, जिसमें छोटी सी रिसर्च जो है ना हमको जमा करानी पड़ती है, वो 6 महीने के अंदर ही छोटी सी लगभग 50, 60 या 70 पेज की रिसर्च हमको जमा करवानी पड़ती है। अगर आप शोध कर रहे हो किसी बड़े टॉपिक पे तो उसका भी छोटा सा हिस्सा हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग हो, परंतु माइनर प्रोजेक्ट समझ सकते हो आप उसको, माइनर। और क्लासेज चल रही है, जो शोध प्रविधि और ये सब हमें पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स आते हैं, बढ़िया पढ़ने का मज़ा आता है। लगभग 67 बच्चों में काफ़ी बच्चे वो हैं जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में लगे हुए हैं, काफ़ी बच्चे वो भी हैं जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के टीचर हैं, और कुछ हमारा जैसे हैं जो कहीं पे भी काम नहीं करते हैं, जिनको सिर्फ पीएचडी ही करनी है, या जो कोर्स वर्क में रेगुलर आते हैं। बहुत अच्छे से वहाँ पे जो बड़े बड़े मतलब साहित्यकार है जो, तो उनको भी बुलाया जाता है, उनके सेमिनार्स रखे जाते हैं। कुल मिला के मुझे तो काफ़ी पर्सनली काफ़ी मज़ा आता है, मैं तो डेली क्लासेस लेता हूँ। और यही कारण था कि इतने दिनों से हम टेलीग्राम या यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पाए थे, तो ये मेरी यात्रा रही है। बाकी अगर यहाँ तक कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो, या फिर कुछ मुझे पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो आप भी वहाँ से मुझे डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।